ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बहुत बहुत साधुवाद। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये कौन है, किसकी रिसर्च है, मैं उनको भेज दूं। तो देखिए, ये किसी की पीएचडी रिसर्च है। सतीश जी, आपको बहुत साधुवाद। जय श्री राम। उर्मिला जी, जय श्री राम। अविनाश जी, जय श्री राम। अनमोल पीर जी, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो मैंने जैसा कि पहली स्ट्रीम में बताया था कि एक एग्नेस का नाम की एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और एंथ्रोपोलॉजी क्या है, वो अगर आप किसी सभ्यता को चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं बिना उसको एडल्ट्रेट करे हुए, और उनके कल्चर्स को, उनके बिलीव्स को, उनके इंटरेक्शंस को जो है नोट करते हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी है। एक सेकंड, ये मेरा कैमरा टेढ़ा सा है तो मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। तो तो मैं ये बता रही थी कि जो वो हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है कि कोई चुपचाप किसी सभ्यता को ऑब्जर्व करता है बिना उसको एडल्ट्रेट किए, और उनके रिचुअल्स, उनके बिलीफ सिस्टम्स, हर किसी को चुपचाप देखकर उनसे उनके इंटरैक्शंस को नोट डाउन करता है। तो यही इन्होंने भी किया, और ये माउंट आबू में गई थी और इसने सब कुछ ऑब्जर्व किया, और जो इन्होंने ब्रह्म कुमारियों का देखा, और जो ब्रह्म कुमारियों ने ही इन्हें बताया, और वहीं से इन्होंने खाली लिखा है अपना, इनका कोई भी ओपिनियन उसके बारे में नहीं है। तो फिर इन्होंने जो है वो, मैं इसकी, तो देखिए मैं आपको फिर से इनकी फोटो दिखा देती हूँ जिन्होंने मिस कर दिया था। तो ये माउंट आबू गई और इन्होंने चुपचाप वहां पर ऑब्जर्व किया, और इनका नाम, कोई मेरे से दोबारा से पूछ रहा था यूट्यूब पे, तो इनका नाम है एग्निस्का कोस्थियांस्का। और इसने वहां पर चुपचाप ऑब्जर्व करके एक अपनी थीसिस लिखी पूरी, और उसके जो अपेंडिक्स में जिन जिन ब्रह्म कुमारियों से ने बातचीत करी, वहाँ की तस्वीरें, वहाँ क्या रिचुअल्स होते हैं, रिंग सेरेमनी क्या चीज है, वो क्या होता है, इन्होंने सब कुछ उस अपेंडिक्स में सारे प्रूफ्स लगाए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, मैं कोई पोलैंड की, वॉर्सो की स्टूडेंट नहीं हूँ, ना मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे इनकी थीसिस डाउनलोड करने का अवसर नहीं आया। मैंने इनको एक ईमेल लिखकर जो है अपनी मंगाई है। आपको पता है, मेरे को एक किताब मिली थी पहले इस्लाम के ऊपर, तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए थी, और वो अमेजोन पर सारी बिक चुकी थी, तो मैंने उसके राइटर को लिख के मंगवा ली थी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, हालांकि पीएचडी थीसिस कोई अपनी नहीं देता है, लेकिन मैंने उनको बताया है कि कैसे बी के विक्टिम्स मेरे चैनल पे आते हैं, और उनकी जो ये रिसर्च है ये मेरे लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो मैं उनके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। तो खैर, तो जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा कि माउंट आबू में 7 प्रकार के अपराध होते हैं, और उसमें इन्होंने पहला अपराध बताया जलाकर मारना, यानी जीवित लोगों को मारना। और पहले अपराध में इन्होंने बताया कि जो प्रकाशमणि दादी थी, जिनका के नाम कुमारका दादी था, वो कोमा में चली गई थी, लेकिन वो जीवित थी, और इन्होंने उस जीवित को जो है जलाने का ऑर्डर दे दिया जानकी ने, और गुलजार के साथ मिलकर उसको जीवित जला दिया। क्या आपका अपना कोई सगा संबंधी थोड़े कोमा में जाता है, लेकिन वो चेतन, मतलब वैसी अवस्था में होता है कि वो जीवित है, और अभी उसको वेट भी नहीं करा कि मतलब वो, कि कुछ साल तक वेट करके देखते कि वो आ जाती कोमा से बाहर, इन्होंने उसको जीवित जला दिया।
तो ये आदमखोर जीवित जलाने वाली ब्रह्म कुमारियां, ये पहला अपराध इसने देखा। दूसरा अपराध इसने देखा कि वहां पर जो है जादू टोना होता है। नहीं, दूसरा अपराध देखा काला जादू होता है। तो उसके लिए इसने बोला कि वहां पर जैसे रिंग्स वगैरह दी जाती हैं, और अगर आप देखो कि पुरानी कहानियों में भी जो है तोते की जान तोते में रहती थी, राक्षस की जान ऐसे रिंग में रहती है। और इसने एक एक कंपैरिजन किया है, जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स करके जो मूवी आई थी उसमें भी दिखाया था, वो मोर्डोर पे रहता था जैसे ये माउंट आबू में रहता है। सोरन की जो लाल आंख थी और यहाँ पर भी लाल आंख है, तो काफी कुछ सिमिलर है। अगर आप देखिए तो जो अपना अपना गब्बर सिंह था वो भी एक ऊंची पहाड़ी पे रहता था और नीचे आके घाटी में लूटता था, तो बिल्कुल वैसे ही कुछ उसने बताया है कि यहाँ पर काला जादू करा जाता है। और तीसरा है, और उसका जो इसने देखा वो उसके अपेंडिक्स सी में लगा हुआ है, लेकिन मेरे को पास है नहीं उसके अपेंडिसिस, मेरे पास खाली समरी है। तीसरा क्राइम जो है था नेक्रोमेंसी, यानी कि ये कहते हैं डेड को इवोक करना, और ये एक तरह का ब्लैक आर्ट है। जैसे कि एक तो सफेद जादू होता है, हाथ की सफाई, और वो पैसे धन लूटने के लिए करा जाता है, और एक होता है काला आर्ट। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद जो है सोल को बुलाना, और ये नेक्रोमेंसी जो है यहाँ पर लेखराज के मृत्यु हो गई थी जब हार्ट अटैक से, तो इन्होंने कहा कि भाई तो लेखराज जो है वो एक इवल स्पिरिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि इवल स्पिरिट ही आती है वापस, कोई अच्छी स्पिरिट इस तरह से नहीं आती है इवोक करने से। और हार्ट अटैक से चूंकि वो मरा था, तो वो कोई अच्छी स्पिरिट नहीं हो सकती है। और ब्रह्म कुमारी जब से वो मरा है उसको अपने पर्पस के लिए यूज करती है। पहले बीके कुमार का कहती थी कि उसके अंदर ब्रह्मा बाबा आता है, और वो जो है चूंकि उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप था लेखराज से, तो उसने कहा कि भाई मैं तो मेरे अंदर बहुत शक्ति आ गई है, और उसने अपने आप को मदर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया। और उसने कहा कि जो लेखराज है वो तो फादर ऑफ द वर्ल्ड है। और जो है अब वो कहने लगी कि उसकी जो है बीके गुलजार में भी उसकी सोल आती है एट अ टाइम। तो इस सब से क्या हुआ कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि सार्वजनिक वेश्यावृत्ति, ये आज का हमारा टॉपिक है। और ये सब काला जादू, जादू टोना और इवल स्पिरिट्स को इन्वोक करके, कॉन्जर करके बुलाना। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि वो क्या लिखती है, और फिर अपने ओपिनियंस हम लोग बाद में देंगे। अभी वो अपनी थीसिस में उसका ओपिनियन नहीं है, ये उसने जो एग्जैक्टली देखा और सुना वही उसने नोट किया है। एंथ्रोपोलॉजी में यही होता है कि आपको एग्जैक्टली वही लिखना है जो आपने देखा या आपने सुना। तो वो लिखती है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। उसने समरी, मेरे पास खाली समरी है उसकी, और मैंने क्या उसकी फोटो शेयर करी आप लोगों से, अगर नहीं करी तो मैं यहाँ कर देती हूँ। ये है उसकी फोटो, एग्निस्का कोसियंस्का। तो ये क्या लिखती है सार्वजनिक वेश्यावृत्ति के बारे में, ये लिखती है कि वर्षों से 1969 से जो दादा लेखराज है यानी ब्रह्मा बाबा, वो एक दुष्ट आत्मा के रूप में पुरुष है, अर्थात ब्रह्मा बाबा जिसके पास पुरुष का सूक्ष्म शरीर है, और जनता के सामने जो है वो महिला दादी गुलजार में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये एक महिला के अंदर यानी दादी गुलजार में प्रवेश कर रहे हैं, और ये पब्लिकली गुलजार जो है अनाउंस करती थी कि अब उसके अंदर जो है वो लेखराज आ गया है। तो हाल ही में जो है एकत्रित सभी लोग उनका आह्वान करते हैं, ये उसने देखा, और उनके प्रवेश की क्रियाओं को ध्यान से देखते हैं। तो शुरुआत में वहां बहुत अधिक लोग नहीं होते थे। 80 के दशक के उत्तरार्ध से और उसके बाद से हजारों लोग तथाकथित परमात्मा के साथ पवित्र रहस्यमय बैठकों में एकत्रित होते रहे हैं।
तो ये सब कुछ जो है पीएचडी की जो ये थी स्टूडेंट जो माउंट आबू में रह रही थी, एग्नियस का कोस्चियंस का ने पोटेगा सिजी में इसका ये एक पोलिश वर्ड है। इसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है, पावर ऑफ साइलेंस। तो इसने पोटेगा सिस्की में इसका विस्तृत वर्णन दिया है। अब मैंने ये पोटेगा सिस्की भी जो है वो क्या बोलते हैं देखी, लेकिन मेरे पास वो किताब नहीं है और उसको मैं अक्वायर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा सकती हूँ पोटेगा सिस्की की। इसमें इसने पूरा जो है विस्तृत डिटेल में लिखा है जो इसने वहां देखा, और ये पोलिश में है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये किताब जो है ये है किताब, और ये ब्रह्म कुमारी का सिंबल भी आपको दिख जाएगा। और ये इसमें ये है एग्नियस्का कोस्चियंसा की पोटेगा सिस्जी, और ये पोलिश में लिखा है इसने। और ये है ये बुक, इसमें इसने डिटेल दिया हुआ है इस किताब में। एनीवेज, तो अब वापस आते हैं, तो ये क्या लिखती है, और ये लिखती है कि क्या बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से जो है लेखराज इसके अंदर आता था है, और फिर इस क्या क्रियाएं होती थी, शुरू में लोग ज्यादा नहीं होते थे, और आने के वक्त इसके हाव भाव कैसे होते थे गुलजार के, मतलब उसका हाथ वगैरह हिलता था या क्या होता था, क्या उसकी दशा हो जाती थी। तो 80 के दशक के उत्तरार्ध से और उसके बाद हजारों लोग तथा कथित परमात्मा के साथ पवित्र रहस्यमय बैठकों में एकत्रित होते रहे हैं। और पीएचडी एग्नेस्का कास्चियंस्का ने पोटेगा सिजी में इसका विस्तृत वर्णन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनायक, राजनेता, गायक, पत्रकार, यूनेस्को जैसे शिक्षक, पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति लेक वालेसा, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पटेल, प्रोफेसर एम के बारियस्की, जेल सेवा के पूर्व प्रमुख पावेल मॉक मॉक्जिडलोस्की, और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी और कई अन्य प्रमुख हस्तियां इसका हिस्सा हैं। तो ये तो इसकी समरी है, बस इतनी ही थी। इसने बस यही बताने की कोशिश करी है कि पब्लिकली, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, पोलैंड का राष्ट्रपति है, इंडिया की जो प्रतिभा पाटिल है वो, रशिया के कर्मचारी, मतलब इंटरनेशनली इतने सारे लोग प्रेजेंट होते थे, और ये गुलजार के अंदर लेखराज प्रवेश करता था। और ये जो है इसको इसने कार्डिनल सिन चौथा नाम करार दिया है कि सार्वजनिक वैश्यावृत्ति होती थी। अच्छा, मैं एक लिंक भी दे देती हूँ। आज मैं छोटा सा ही रखना चाहती हूँ ये। आ, मुझे वैसे इतना ही बताना है, कोई इसी टॉपिक पे बोलना चाहता है अगर ये सार्वजनिक वैश्यावृत्ति पर, तो आ सकते हैं। और क्या बोलने वाली थी मैं, तो ये बात तो है कि ये एक तरह से वैश्यावृत्ति है। अगर कोई, हाँ, मैं ये बताने वाली थी कि इनकी एक मुरली है, मुरली कहती है, वो मैं मुरली भी खोल देती हूँ, उसमें इनकी एक मुरली में लिखा है कि बाप दादा पतित शरीर में आते हैं। कि कोई बोले, इन्होंने पहले से ही आंसर खोज रखा है कि भाई जो ईश्वर हैं वो किसी साधु सन्यासी में आएंगे या किसी बड़े पुण्य कर्मा या बड़े पवित्र व्यक्ति में आएंगे। वो एक लेखराज जैसे 5-6 बच्चों के पिता ऐसे व्यक्ति के अंदर क्यों आएगा। तो इन्होंने पहले से ही आंसर उसका दे रखा है मुरली में कि भाई जो ईश्वर हैं वो एक पतित शरीर में आते हैं। तो इसका मतलब तो पतित है इसका शरीर। एक सेकेंड,
कहाँ थी इसकी मुरली? मैं 1 मिनट निकालती हूँ इसकी मुरली। किसमें मैंने लिखा था ये मुरली का? मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस में ऐड करा था ये। खैर मैं 1 मिनट में देख लेती हूँ। मुझे 1 मिनट लगेगा ढूंढने में, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे लिखा था। तो इनकी एक मुरली है ऐसी कि ये तो उसी के शरीर में आते हैं। ये मैंने अभी पीछे एक स्ट्रीम करी थी, उसमें पूरी मुरली दिखाई थी कि ये तो किसी पर चड्डी नहीं करते, मतलब स्त्री पर क्यों करेंगे, महिला पे क्यों करेंगे। और बाद में इन्होंने वो मुरली में से वो लाइन हटा दी। हाँ शायद पर काया प्रवेश वाले में मैंने करा था, याद आ गया, वो वाली स्ट्रीम थी पर काया प्रवेश की। लगता है कोई मेरी स्लाइड्स डिलीट कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी खोली थी तो वो तो ऊपर आनी चाहिए थी। हो सकता है मैंने दूसरी जगह सेव कर। सॉरी मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। 1 मिनट, मुझे याद आ गया मैंने कहाँ सेव करा है वो। अच्छा, इससे मेरी किसी ने डिलीट कर दिया लगता है मेरे को। मेरी तो यहाँ से डिलीटेड ही है। एनीवेज, तो उस मुरली में वैसे ही मैं बता देती हूँ आपको, उस मुरली में ये लिखा हुआ था कि पतित आत्मा में ही आते हैं शिव बाबा। और दूसरी बात ये लिखी थी कि और महिला कन्या की सवारी कैसे करें। और बाद में इन्होंने उसमें से वो मिटा दिया कि कन्या की सवारी कैसे करें। मैं आपको जो है ना अपनी स्ट्रीम में ही खोल के दिखा देती हूँ। अगर पावर पॉइंट नहीं भी मिल रही तो स्ट्रीम में तो होगा ना, स्ट्रीम में दिखा देख लेते हैं कहाँ तक मिटाएंगे ये। मैं स्ट्रीम में निकालती हूँ।
मैंने लाइव किया था और प्लेलिस्ट में देख लेते हैं हम। तो पर काया प्रवेश का देखती हूँ। ये है पर काया प्रवेश का। मैंने दिखाई थी। एक मिनट। नहीं, ये मैंने शुरू में ही दिखाई है। हो सकता है ये वाली हो ही ना। हो सकता है ये वाला ना हो। अभी मैंने किसी में दिखाया तो था। ये देखिए, मिल गई। इसमें था भूत, भूत सर्कस में, भूत आत्मा में। सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा, लेकिन मिल गई। ये देखिए, ये इनकी रिवाइज्ड मुरली है, और ये मुरली है 18 जून 2005 की। और उसके पेज 2 के अंत में लिखा है कि दादा लेखराज के शरीर से निराकार शिव ने सुनाई थी। और उसमें कहा था कि प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे, वहां प्रजा क्या करेगी। तो मैं पतित शरीर में आता हूँ। एक तो ये वाली बात, और दूसरी एक और बात थी। हाँ, ये भी कि सन 1969 से निराकार शिव और अपना शरीर त्याग चुके दादा लेखराज की आत्मा हर वर्ष पूर्व निर्धारित दिनों में ब्रह्म कुमारी दादी गुलजार के तन में प्रवेश कर अव्यक्त वाणी चलाती है। गुलजार दादी जी बचपन से ही एक पवित्र ब्रह्म कुमारी है, जबकि जान मुरली में शिव स्वयं कह रहे हैं, मैं तो पतित शरीर में आता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये तो खाली उसमें आती है, क्या बोलते हैं, पतित शरीर में आती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मुरली है डेटेड 15 अक्टूबर 2000, सॉरी 1969 की। इसके पृष्ठ 2 में क्या कहते हैं, यही मैं दिखाना चाहती थी, ये वाली, कि इतना ऊंचा बाप है तो उसको किसी राजा या पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए।
पवित्र कौन होता है? सन्यासी, तो सन्यासी में आना चाहिए था। तो ये लेखराज में क्यों आया? क्योंकि ये कहते हैं ना पतित में आता है। पवित्र कन्या के तन में आवे परंतु कायदा नहीं है, क्योंकि कन्या के तन में नहीं आ सकते। बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे? ये जो बाप है ये कुमारी पर कैसे सवारी करेगा? बाप बैठ समझाते हैं कि मैं किस में आता हूँ, मैं तो आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक भी दिन कम नहीं। तो इससे ये बातें पता चली, पहली बात कि ये पतित शरीर में आते हैं, दूसरी बात कि कन्या के तन में नहीं आते। लेकिन बाद में इन्होंने ये लाइन गायब कर दी जब गुलजार कहने लगी कि भाई मेरे तन में आते हैं। ये आपको दिखाना चाहती हूँ। और इन शब्दों को इन्होंने काट दिया कि बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे। पवित्र कन्या के तन में आए परंतु कायदा नहीं है, बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे, शब्दों को काट दिया। क्योंकि ये मुरली बार बार रिवाइज करते हैं, तो 15/10/69 की जो मुरली दोबारा रिवाइज करी 21/11/2005 में, तो इन्होंने ये लाइंस इसमें से डिलीट कर दी युक्त युक्त चलकर, क्योंकि अब वो कहने लगी गुलजार की मेरे अंदर आते हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो बस मुझे यही कहना है कि एग्नियस्का ने ये कहा कि ये एक सार्वजनिक वैश्यावृत्ति है कि आप किसी के अंदर आ रहे हैं। वैसे भी देखिए कि जैसे हमारे 3D वर्ल्ड है ये, और इसमें भी रूल्स हैं, हम किसी के घर ऐसे ही नहीं घुस जाते हैं। हर व्यक्ति जो है अपने घर का मालिक होता है, आप उसकी परमिशन के बिना उसके घर में नहीं जा सकते हैं। तो ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं ये किसी पर भी चढ़ जाती हैं। आप किसी की बॉडी में ऐसे नहीं आ सकते हैं बिना उसकी परमिशन के। जो बहुत एंशिएंट हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ऐसा परकाया प्रवेश का जो दिया है वो बहुत ही रेयर बातें हैं। जैसे देवताओं को बचाना था तो ऐसा किया गया, या कोई बहुत बड़ा योगी है उसको किसी की लाइफ सेव करनी है तो वो ऐसा परकाया प्रवेश करते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ परकाया प्रवेश नहीं होता। जो हमारी विष्णु पुराण है उसमें भी दिया है कि श्री हरि ने देवकी के गर्भ में जन्म लिया, तो अवतार जो है वो बन के आते हैं कृष्ण जी। ऐसा अगर नहीं होता तो वो अर्जुन के अंदर ही परकाया प्रवेश करके जान दे देते उनको। श्री कृष्ण के अंदर आने की क्या, बनने की, जन्म लेने की क्या जरूरत थी? और फिर जब श्री कृष्ण ऑलरेडी श्री हरि का अवतार है तो उनके अंदर एक लेखराज और ऊपर से क्यों आएगा? अच्छा, मैंने एक लिंक दिया है, क्या आपको पता नहीं मेरे को, मैं एक लिंक दे देती हूँ और उसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। मैंने शायद दिया था जहाँ तक मुझे याद है। एनीवेज मैं दे देती हूँ। और जो इनको खाली इसी बात पर बात करनी है कि सार्वजनिक वैश्यावृत्ति पर, वो आ जाए। तो मैंने लिंक भी दे दिया है और मैं लिंक जो है यहाँ भी दे देती हूँ बीके ग्रुप में। तो मैंने लिंक दे दिया है कि सार्वजनिक वैश्यावृत्ति, ये है टॉपिक। तो कोई आना चाहता है बात करने? इस पर काया प्रवेश और सार्वजनिक वैश्यावृत्ति पर तो आ सकते हैं। ये है टॉपिक, मैंने लिख दिया है। कोई विष्णु चौरसिया जी जुड़ रहे हैं।
तो मैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। अनमोल जी, अविनाश जी, उर्मिला जी, सतीश जी, सनातनी जी, अमित जी, उर्मिला जी, निशा जी, सिंपलिया मैन जी, बबीता जी, निहारिका जी, गीता जी, ललिता जी, गोपाल जी, बीके का विनाश जी, निशा जी। निशा जी आइए ऊपर। हाँ, आपका बहुत स्वागत है निशा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आपको क्या कुछ बोलना है? जय श्री राम मैम। जय श्री राम सभी को। जी। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक तो गोपाल जोशी जी हैं वो बहुत अपना नीचे दुख बयान कर रहे हैं, तो हमें लगता है वो उनका कुछ प्रॉब्लम हो रखी वो बहुत ऊपर ज्यादा, आइए तो हम गोपाल कह जी, आप ऊपर आइए। और गोपाल मैम जी परकाया कैसे? प्रवेश जी, परकाया प्रवेश पे मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ दादियों और कुमारियों पे, तो ये जो बैठी हैं इनकी दादियां ये नवरत्न बोलते हैं जिनको, उन पे तो आते ही आता है, ये सेंटर पे की दीदियों के ऊपर भी आ जाता है। और हमें है? क्लास, हाँ, और हम क्लास जो करते थे ना, जैसे मान ये लो तो कोई नई भूत बिल्डिंग सर्कस लग बनी। रहा है मेरे को, भूत सर्कस। जी मैम, और मैं वही बता रही हूँ कि जब नई बिल्डिंग बनी थी जिस शहर से मैं हूँ, तो हम्म, वहां शहर में जिस दिन उनका वो बिल्डिंग का बहुत वो कहते हैं ना मुहूर्त वगैरह प्रवेश करते हैं, तो उस दिन मैं नहीं जा पाई। तो कुछ और क्लास के स्टूडेंट्स थे जो नहीं जा पाए, तो अगले दिन ना इतनी सुनाई गई हम लोगों को कि आपने मिस कैसे कर दिया, कल तो बाबा आए थे, बाबा ने इतना प्यार दिया सबको, बाबा इतने खुश थे कि बाबा का घर बन गया है, तो बाबा ने एक एक को बुला के अपनी गोद में उसको प्यार दिया, अब कैसे मिस कर दिया आपने। और हम लोग अंदर ही अंदर एकदम गिल्ट में चले गए कि पता नहीं हमने क्या मिस कर दिया है कि दीदी में बाबा आए थे। तो ये सब भी मैम चलता रहता है, ये भाइयों बहनों के ऊपर भी आता रहता है ये। हम्म। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगा, कैसा लगता है कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि गुलजार बड़ी पवित्र है, दूसरी तरफ ही कहते हैं कि मैं खाली पतितात्मा में ही आता हूँ। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है मैम, साफ साफ है। मतलब कुछ है ही नहीं, कोई सिर पैर ही नहीं है मैम, भूतों की बातों का सिर पैर ही नहीं होता, भूत तो खुद भूत होते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, एक बात बताओ, एक तो ये बात, फिर इनकी जो मुरली है, मेरे को अपनी वो मिल गई, क्या बोलते हैं, स्लाइड, मुझे अपनी स्लाइड मिल गई। सारिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं जी स्लाइड का फिर से दिखा के आपसे पूछती हूँ। जी, राधे राधे मैम। हाँ, राधा नाम की कोई थी नहीं, नहीं वृषभानुजा थी, जिसके संग खेलते थे श्री कृष्ण बचपन में। राधा जो है वो गर्ग संहिता में आई सबसे पहली बार। अगर राधा एग्जिस्ट करती कोई लड़की, तो वो जो भागवत पुराण सबसे प्राचीन पुराण है उसमें उसका नाम अवश्य होता, लेकिन उसका नाम नहीं दिया है, वृषभानुजा का दिया है। ये राधा नाम की लड़की गढ़ी गई लव जिहाद करने के लिए। हमारे यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति सुदर्शन चक्र के साथ बनाई जाती थी। अब मूर्तिकार सारे मुसलमान हो गए हैं और उन्होंने चक्र गायब करके मुरली थमा दी है और लव जिहाद और राधा और प्यार और ये सब लगा दिया है। अच्छा मैम, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना था। हम्म। मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। आप अपना जी कैमरा मैम। ऑफ कर सकती हैं, ब्लैक ब्लैक आ रहा है वैसे भी, तो आप ऑफ करा हुआ है तो ठीक है। हम्म। जी मैम, कैमरा ऑफ है। तो मैम मैं बताना चाह रही थी कि जैसे आप ये बता रही हैं कि ये पिशाच तो है ही है, तो इनका मैं आपको बता रही हूँ कि इनके सेंटर पे अक्सर जो नई नई लड़कियां होती हैं, वो मैंने कई पागल होते हुए देखी हैं। हाँ, तो मेरे पास अखबार है जिसमें जो बीके पद्मा थी, उसने कहा था कि उस पुष्पा को जो है पागल करने के लिए ये दे देना दवाई मिला के आटे में। तो उसने और मना मैम, कर दिया। तो उसको ले जाकर मधुबन में नीचे बेसमेंट में उसको 3-4 दिन भूखा प्यासा बांध के रखा।
मैम जैसे कि होता है ना कि किसी की बहुत ज़्यादा आदत होती है बात करने की, तो लेकिन मैंने काफ़ी एक लड़की थी मेरे सामने, तो मैंने उसे देखा कि वो बिल्कुल बात नहीं करती थी। लेकिन अचानक 1 साल बाद ये होता है कि वो इतनी बातें कर रही है, बहुत बातें करे जा रही है, मतलब बिल्कुल वो ना पागल हो गई है। तो यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बातें कर लेती हैं, अचानक से शुरू हो जाती हैं, तो आप ऐसे मान लें कि वो बिल्कुल ना पागल हो गई हैं। जी। तो वो तो है ही, पर आज का टॉपिक भूत वाला से कम और सार्वजनिक वेश्यावृत्ति पर है। ये एक पब्लिक वेश्यावृत्ति है कि तुम एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो जिसमें राष्ट्रपति आ रहा है कहीं का, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, रशियन डेलीगेट्स आ रहे हैं, ये सब बैठे हैं और वो कह रही है कि मेरे अंदर ईश्वर वो आ रहा है, लेखराज की आत्मा आ रही है, शिव बाबा आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। और जो है ये एक वेश्यावृत्ति ही हुई। और अजय जी मैम बता मैं रहे थे कि वर्जिन लड़कियां जो कुमारी होती हैं वो पतली होती हैं और जिनके ऊपर भूत आ जाता है उन पे मास्क, भूत नहीं मतलब जो मैरिड होती है उनमें मास्क चढ़ जाता है, तो इससे पता चल जाता है ये मैरिड है कि ये कुमारी है। तो मैम ये मैं सारी इसी ब्रह्म कुमारियां जो अपने आप को कुमारी कहती हैं, ये इतनी मोटी कैसे हैं फिर? मैम मैं मंजीत जी इसी इसका जवाब देंगे। आपका स्वागत है मंजीत जी। ये जो ब्रह्म कुमारियां हैं ये इतनी मोटी क्यों हैं, जबकि ब्रह्म कुमारियां तो फिर कमसिन लड़कियां होती हैं तो उनमें मांस नहीं चढ़ता, अजय जी ऐसा कहते हैं। तो जब उन पे मांस नहीं चढ़ता तो ये तो मतलब ये लोग तो वर्जिन्स हैं, तो ये कैसे मोटी हैं फिर इतनी? सत श्री अकाल, सीताराम सभी को, अच्छों को भी और बुरों को भी, जो हमें जैसा समझते हैं उनको भी। ये मोटी इसलिए खाना पीना खूब और पसर के बैठ जाना। नहीं, मेरा उसके बाद मतलब ये है कि क्या बोलते हैं, ये तो कुंवारी है ना, तो अजय जी कहते हैं कि कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा में ये फर्क होता है, शादीशुदा मोटी होती हैं और कुंवारी पतली होती हैं। तो मांस चढ़ता है जब जब मैरिज हो जाती है तभी मांस चढ़ता है। तो फिर इनके ऊपर क्यों मांस है? ये तो ब्रह्मचारी हैं। अभी वो हम लोग पहले बता चुके हैं, अभी दोबारा उस चीज को रिपीट करना अतिशयोक्ति होगा। हाँ, नहीं नहीं, ये हमने अभी वो अलग स्ट्रीम थी, ये आज सार्वजनिक वेश्यावृत्ति, ये है आज का टॉपिक। हाँ, तो वो ये करती हैं। हमारे पास ऐसे कई गवाह हैं और कई सबूत भी हैं। मैं अभी भोपाल गया था तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो डेली बुलवाते हैं अपने यहाँ फार्म हाउस पे, और बोले खूब काजू बादाम 2-2 4-4 किलो बोले खा जाती है, बात बात करते करते ही बोले ये लोग। और बोले अब उसका कुछ असर तो होना ही है ना शरीर के ऊपर। और दूसरी बात कि ये जड़ी बूटियां जो रहती हैं वो भी खाती है। और वो जंगलों से बुलवाई जाती है जो शरीर के लिए सभी प्रकार से काम करती है। और शरीर के अंदर जो ओज होता है, रज जिसको कहा जाता है, वो जो रज की जो उत्पन्नता होती है वो उन जड़ी बूटियों से होती है। मैं इनको देखा हूँ और ये ले जाते हैं और बुरके में जाती है, कहीं बुरके में तो कभी कैजुअल ड्रेस में। अच्छा, तो बुर्का पहनती है तो ये तो इस्लामी हो गई फिर। हाँ, तो वो समझ में नहीं आएगा ना, जैसे पकड़ नहीं सकता। मैम 1 मिनट कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ग्रुप में भी आज XB के ग्रुप में कुछ शेयर भी किया हुआ है, तो आप देखना इतनी करुणा आ रही थी, इतनी छोटी छोटी बच्चियां कैसे झूम रही हैं, नाच रही हैं। आप देखो उनको, कोमल कोमल बच्चियां, और ये कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, बॉलीवुड के एक्टर्स को ये बुला के अपने साथ बिल्कुल बराबर कुर्सी देके बिठा देती हैं। तो क्या लगता है कि वो लोग कैसी नीयत के होते हैं, कौन कैसा है, हमें क्या मालूम। और वह मासूम बच्चियां एकदम सामने बैठी हैं, झूम रही हैं। आप मैम देखें जरा, आप दिखाएं सबको। मेरे को इतनी करुणा आ रही थी कि ये मुझे उस पर बच्चियां भेज बेचारी। दो ना, मेरे को नहीं, मेरे पास नहीं है वीडियो, मेरे को उस पे भेजो कि व्हाट्सएप पे भेज दो, बीके ग्रुप में डाल दो। जी मैम, डालती हूँ मैं। हाँ, हाँ, मैंने समझ मंजीत में जी वाला था। वीडियो दिखाया था ना जो, उस पे मेरे को वो आ गया कॉपीराइट, क्योंकि उस पे गाना चल रहा था मरहबा मरहबा पीछे से,
तो उन लोगों ने मेरे पर कॉपीराइट डाल दिया कि आपने ये गाना हमारा जो है चुराया है, मतलब। तो मैंने वो डिलीट ही कर दिया वीडियो। हाँ हाँ। प्रीति जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिन में ये 5 टाइम खाती है। जैसे 5 टाइम नमाज होती है ना, वैसे 5 टाइम खाती है। सुबह है? 6 बजे, हाँ, सुबह 6 भैंस की जैसे चरती है, फिर नहा धो के फिर वो मुरली में चली जाती हैं। फिर वहां से आती हैं 8, 8:30 बजे, 9 बज जाती है उतरते उतरते। और 9 बजे के बाद में फिर इनको चाहिए, फिर 10 बजे इनको फिर चाय चाहिए। चाय को बहुत कम पीती हैं, बस 1-2 टाइम मिलेगा, 10 बजे और शाम को 4 से 5 बजे। कोई 5 बजे, कोई 5:30 बजे, ऐसा। बस 5 बजे इनकी आखिरी होती है। और बाकी दिन भर चरना है इनका, और कोई काम नहीं। जैसे भैंस चरती है ना, बस जो जुगाली करती थी, और जुगाली में काजू बादाम किशमिश खाया करती हैं। ये उनकी जुगाली है। मेरे को भी दिए थे कभी। और वो जड़ी बूटियों वाली चाय, जैसे एनर्जी और स्फूर्ति आती है। मुझे तो स्पेशली तौर पे 2 बार पिलाई जाती थी, 2 बार नहीं 3 बार, 10 बजे, 12 बजे और शाम को 4 बजे। क्योंकि मैंने उनको बताया था मैं चाय पीने जाता हूँ, तो मैं उनको छुट्टी लेके जाता था कि भैया मेरे को तो चाय लगती है। हम मिस्त्री आदमी, हमारे को तो चाय लगती है। हम 3 चाय तो हमारे लिए तो नॉर्मल बात है। तो बोले आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बोले चाय हम पिलाएंगे। अब मुझे तो पहचान थी जड़ी बूटियों की चाय की, क्योंकि मैं तो पीता रहता हूँ। तो ये वो जड़ी बूटियों की जो चाय है ना दूध के साथ में, वो बहुत वो एनर्जी देती है। मोटा करती है। जी वो इनको मोटा करती है जड़ी बूटी की चाय। हाँ, तो वो यार नसों को पावर देती है ना, तो वो नसें फूलती हैं, पावरफुल हो जाती हैं वो। अच्छा जी। अरुण जी, आपका और, स्वागत है, बोलिए। और उसके लिए, उस सभी को जड़ी बूटियों नमस्कार। को पावरफुल करने के लिए एक ये का बोलते काजू हैं। बादाम किशमिश पिस्ता, और उसके बाद में अंजीर। सुबह इनको 2 अंजीर चाहिए। रात को भिगो के रखती है और सुबह 2 अंजीर खाती हैं। 2 अंजीर से बॉडी के अंदर एनर्जी, और बॉडी को मजबूत, सेलों को जो मजबूत बनाती है, जिससे इनका मोटापा बढ़ता है। अच्छा, धन्यवाद मंजीत जी। अरुण जी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ, जो आपका टॉपिक है इस बारे में मैंने पेपर में पढ़ा था। उदयपुर में इनसे मिलती जुलती ऐसी लड़कियां 40 पकड़ी गई थी। तो इनको ये सिखाया जाता है जहां भी बाबा की गलानी हो पकड़ी जाओ, वहां मना कर देना हम ब्रह्म कुमारी से नहीं है। तो उन्होंने लास्ट में मना कर दिया था और पुलिस ने पैसा वैसा लेके मामला रफा दफा कर दिया था। एक बात अच्छा, तो ये ये हो तो गई। स्पाइस के साथ दूसरी किया बात, जाता है, जासूसों के साथ। जासूस जो भेजते हैं दूसरे देशों में, तो अगर वो भारत सरकार या कोई भी ये हर कंट्री के लिए, वो अपने जासूसों को अगर उनके पकड़े जाते हैं तो वो कह देते हैं कि हाँ, हमारे देश के नहीं है। हाँ तो वो सेम सिस्टम है, सिस्टम सेम है। अगर इन पे कोई लाछन लग जाए बड़े आदमी पे, तो ये मना कर देंगे कि हमारा आदमी नहीं है, और आदमी को कह देंगे तू बाबा को बदनाम मत कर, तू सब इल्जाम अपने पे ले ले, हम बाद में तेरे को बचा लेंगे। तो 1-2 साल बाद इसको उसका अरेंजमेंट कर देते हैं किसी और सेंटर पे गुप्त रूप में, और 2 साल बाद वापस उसको ले आती हैं। और फिर कुछ माउंट आबू वाले इसको ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उनको शांत कर दिया जाता है गिफ्ट विफ्ट दे के। और जी एक ये बॉम्बे में केस हुआ था, शायद 2000 के आसपास का है, एक बिल्डर के साथ। तो उसमें इन्होंने अब 20-22 साल की लड़की को माउंट आबू से डेपोर्ट किया था उस बुढ़े आदमी के पास, 72 साल के आदमी के पास। उसके साथ अकेली रहती थी। तो वो सेक्सुअल कह लीजिए, धार्मिक कह दीजिए, जिसको अब जो कहना है, लड़की लड़का एक कमरे में थे। अब वो निकलेंगे और कहेंगे हम तो भाई बहन हैं, तो वो तो उनकी सोच है। बाहर वाले क्या सोचते हैं उनकी अलग थ्योरी है। अब इसका फैसला और भगवान ही कर पाएगा, और तो कोई कर नहीं पाएगा। तो इनकी जो चाल रहती रहती है। तो ये जिसको बढ़ाते हैं, लगता है कि ये बढ़ने लायक है, उसको बढ़ाते हैं ये अपने पूरे मीन्स यूज करके। उसके बाद जब लगता है कि इससे कभी जीवन में खतरा हो सकता है, तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ना कुछ ही अपने पास रखते हैं। अच्छा अरुण इनफैक्ट जी, जो वो जैसे जो एक थे घरेलू ना औरतें होती शिवोहम गिया जी जो आए थे एक बार, वो बता रहे थे, अब वो फ्रांस में रहते हैं, कि वो पहले माउंट आबू रहते थे।
और वहां पर ये ब्रह्म कुमारियों के साथ ही वो सोते भी थे। उन्होंने ये भी बताया था, एक स्ट्रीम करी थी उसके ऊपर, कि वहां पर कूड़े के ढेर में बहुत सारे कंडोम्स मिले, और ये चंडीगढ़ वाला जो सेंटर है उसके बाहर भी मिले थे। अच्छा, मैं एक ये तो बहुत जगह हो चुका है। निशा जी ने एक वीडियो भेजा है जो मैं शेयर करती हूँ, अभी अभी भेजा है, उसका म्यूट करके, क्योंकि मेरे पास अभी एक वो आ गया था। पता नहीं काय का इशारा कर रहे हैं। तेरी उंगली चक पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ। ये क्या मुर्मू को मक्खन लगा रहे हैं? ये है, ये लेडी है, उसको लगा रहे हैं मक्खन। चलिए, देख लिया हमने वीडियो भी। अजय जी भी आ गए हैं। तो अजय जी ने एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो पतली होती हैं, और जो दीदी मैरिड हो सबसे जाती पहले दीदी सबसे पहले तो राम राम। ये जो कैसेट आपने दिखाया, इनका नए स्टूडियो में नए गाने आ रहे हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि बाबा को हमने हाथ पकड़ा रखा है। तो ये वही गाना कि बचपन से हम तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ये गाना इन्होंने स्टूडियो में नए गाने ला रहे हैं, ये बाबा के बचपन का। अब बता लो बचपन में ये तो अगर ये क्या बोलते, टीचर का लड़का है, इसने बिजनेस किया, तो बचपन कहाँ से जुड़ रहा है? बचपन क्यों जोड़ रहे हैं? बचपन से जब इन्होंने 60 साल में इनके ऊपर ब्रह्मा आए हैं, तो बचपन से कहानी कैसे बनती है? पहली बात। दूसरी बात है, अगर शिव भगवान से ये शादी कराते हैं और वहां पे दादी उस लड़की को शिवलिंग पे डालती है जयमाल, और दादी इन पे डालती है, तो भैया जब ये बोलते हैं कि भगवान मेरे को पकड़ के फरिश्ते बन के बादल में ले जा रहे हैं, ब्रह्मांड में ले जा रहे हैं, तो माला क्यों नहीं डाल सकते इनके गले में वो भगवान? फिर माला डाल देंगे तो फिर इसके बाद तो फिर सबके साथ थोड़ी ना शादी हो सकती है। दीदी वो जब शिव भगवान से सबसे शादी करा रहे हैं, वो तो गंधर्व विवाह हो जाएगा। हाँ, वो शिवलिंग नहीं से भी तो तो कराते हैं। दीदी इनके देखा ना, ये जयमाल डलवाते हैं, बाकायदे 7 फेरे लेते हैं, हर लड़कियां वही करती है। तो भैया भगवान जब बादल में पकड़ के फरिश्ते हाथ पकड़ रखा है, तो वो क्या माला उड़ के दूसरे लड़की के गले में नहीं डल सकता? जी, क्या शिव भगवान की इतनी क्षमता नहीं है? क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि ये जो एग्निस्का है, ये कहती है कि यहाँ पर सार्वजनिक प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, यानी वैश्यावृत्ति हो रही है सार्वजनिक, कि गुलजार जो है पब्लिकली बहुत सारे डेलीगेट्स और प्रेसिडेंट्स डिफरेंट मल्टीनेशनल कंट्रीज में से लोगों को बुला के सार्वजनिक रूप से ये क्लेम करती है कि उसके अंदर उस समय पर वो आए हुए हैं, शिव बाबा आए हुए हैं, परमात्मा आए हुए हैं। तो दीदी बिल्कुल सही बात है, हम मान लेते हैं परमात्मा आए हुए हैं। तो भैया इतनी अगर ये इंडिया नहीं है, क्या ये नहीं वैश्यावृत्ति नहीं है? वो उसने लिखा है कि ये वैश्यावृत्ति है। नहीं दीदी, हम मान लेते हैं कि शिव भगवान आए हुए हैं, तो शिव भगवान सबको दिख रहे हैं वहां पे, तो ये सबके ये पूरे वर्ल्ड का ठेका ले रखे हैं कि हम सुधारने के लिए सबको धार्मिक बनाने के लिए रखे हैं। तो फिर ये जो ये विपदाएं आती हैं, बाढ़ आती है, ये भूकंप आता है, युद्ध होता है, तो क्या वो गुलजार बाबा से ये बोल के उसे बंद नहीं करा सकती हैं? अजय जी, वो आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। मैं समझ गया दीदी, वो समझ गया। नहीं, आप नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये है कि ये एग्निस्का कहती है कि कोई किसी के अंदर आता है तो ये एक तरह का वो है, प्रवेश करना है, तो ये प्रोस्टिट्यूशन है। ये प्रोस्टिट्यूशन के डेफिनेशन के अंदर आता है।
क्योंकि आप किसी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर प्रवेश करना एक प्रोस्टिट्यूशन है, और ये सार्वजनिक रूप से ये प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। दीदी वही चीज बोल रहा हूँ मैं कि वो भगवान एक के अंदर आए, लेखराज के अंदर आए, तो लेखराज से फिर भगवान उसके अंदर शिव भगवान चले गए। तो ये तो वही तो चीज है, ये भूत ही जा सकता है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रवेश भूत ही कर सकता है। तो वो दूसरा थोड़ी ना, भगवान थोड़ी नहीं मेरी करेगा आवाज एक आ रही आत्मा में है? आग। हाँ, ये तो वो अजय जी कैसे बोल रहे हैं, सारिका जी फिर आप बोलिएगा। तो कैसे वो भगवान दूसरे से दूसरे में चले जाएंगे? ये तो फिर यही बोल रहे हैं, उछल कूद खेल रहे हैं भगवान। हाँ, वो भूत आत्मा का सर्कस हमने जो स्ट्रीम करी थी, उसके लिए ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही बढ़िया है। और दीदी फिर सारिका उसके बाद देखो, मम्मा को भी कैंसर, मम्मा को भी कैंसर हुआ, इसके अंदर प्रवेश किए भूत आत्मा। उसके बाद गुलजार को भी कैंसर हुआ, भूत आत्मा उसके अंदर भी प्रवेश किए। तो ये आत्मा आत्मा जाएगी तो वही बीमारी तो लगेगी सेम। जब गले में हाँ, वो मुरली में तो पहले ये था कि भाई आप नहीं कर सकते हैं प्रवेश, कन्या के ऊपर कैसे सवारी करें। पहले तो इन्होंने ये कहा था, और फिर बाद में उस लाइन को काट दिया इन्होंने। प्रीति जी, तो मैं वो तो जयमाल से इसीलिए तो शादी करा देते हैं शिव भगवान से। तो वो तो प्रवेश करने के लिए इनके पास तो ये चैप्टर बन गया है कि हमने शिव ये भगवान से शादी करा दी। ये वाला लाइन काट दिया। 2005 वाले में 5 साल बाद जो इनकी रिवाइज होती है मुरली, उसमें से ये पॉइंट काट दिया गया। पहले ये पॉइंट था 69 में। सारिका जी बोलिए। जी जी, सारिका जी बोलिए। भैया, जब तुम सो या कुछ करो तो वो बता दियो, या हर्षु को भेज दियो कि वो कर लीजिए वहां पे, तो ये चलेगी। फिर तो आप वो हमसे बोलेंगे बोल नहीं रही तुम हैं, किसी पे। और से बात कर रही हैं सारिका जी? या मेरे पास भेज दियो लली हूँ। ये तो किसी और से बात कर रही लगता है। हाँ प्रीति जी, हाँ, बोलिए मंजीत जी। मैं ये जो बात जो अजय जी ने बोली है कि ये सब कैंसर से मरी हैं, तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो। जब भी कोई प्रेत या भूत किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो उसके द्वारा उसको जो पाप योनि मिली है, और पाप योनि से जो भूत या प्रेत बने हैं, तो वो अपना अंश जब उसको शरीर प्राप्त हो जाता है किसी भी बीके या अन्य का, तो वो अपना पाप का निवारण करने के लिए उसके शरीर में प्रवेश करता है। जब वो वहां से निकलता है तो अपनी गंदगी यानी कि पाप, जो कि पस के रूप में पैदा होता है, वो उसके शरीर में छोड़ता है और निकलता है। उसको पता लग जाता है कि अब ये बॉडी खत्म हो चुकी, जब तक वो उसकी बॉडी को पूरा चूस चुका होता है। और जैसे ही वो निकलता है तो उसको कैंसर का रूप दिया जाता है, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से आज भी मेरे दोनों पैरों के अंगूठे में थोड़ा सा अंश रह गया है। उसके अंदर आज भी दर्द हो रहा है, जबकि कोई चोट नहीं लगी, कोई नहीं हुआ। उसमें से पस निकलता है, और जैसे ही पस निकलता है तो मुझे बहुत रिलीफ होता है। तो ये इनका काम है, और हकीकत यही है। ये बिल्कुल सच बात है मंजीत जी जो कह रहे हैं। और ये जानवरों के लिए भी, जो लोग जानवर खाते हैं तो जानवर का जो कर्म है वो तुम्हारे ऊपर आ जाता है। और जो यही बात मनुष्य के लिए, जिस मनुष्य पे आएंगे इनका भूत, तो वो मनुष्य जो है उस भूत का कर्म भी चुकाएगा। गीता जी लिख रही हैं, इनका एक कमेंट पढ़ लेते हैं। मेरे घर में एक काम वाली बहन आती थी, पहले वो शांतिवन में सफाई का काम करती थी। वो जब सफाई करती थी तो कमरे से कंडोम मिलता था, ये गंदगी देखकर उसने नौकरी छोड़ दी। जी सारिका जी, आपको फिर से एक मौका देती हूँ, बोलिए। जी मैम, मुझे ये कहना था कि जो ये है ना कि ये वैश्यावृत्ति वाला टॉपिक, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि वहां पे रहने वाली जो बहनें हैं ना, जैसे एक नॉर्मल लड़की को अट्रैक्शन होता है वो अलग है, लेकिन इनका तो हर एक किसी से अट्रैक्शन हो जाता है। ये कहती फिरती हैं, अरे वो मेरी तरफ देख रहा था। इन्हें ये लगता है कि हर एक लड़का इनकी तरफ देख रहा है, मतलब इनके अंदर ये पागलपन हो जाता है। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा सारिका जी, क्योंकि वैश्यावृत्ति खाली फिजिकली नहीं होती है, मानसिक भी होती है। और आपके अनुसार यहाँ पर ज्यादातर लोग कॉन्शियस रहते हैं ऑपोजिट जेंडर के तरफ, तो ये एक थॉट्स की वैश्यावृत्ति आप कह रही हैं। जी मैम, मुझे और भी बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात।
बोलिए। और दूसरा मैम कि जैसे एक होता है ना कि हम जो नॉर्मल एक लड़की है वो शर्माएगी कहने में, या ये बहुत बड़ी एक होता है ना शर्म, एक हया लड़कियों में बहुत होती है, वो ये कहना ना बहुत बड़ा अपराध मानती है, नॉर्मल लड़की नहीं कहती। बट अगर एक बीके है वो नॉर्मली बोल देंगे अरे उसने मुझे देखा, अच्छा उसने तुझे देखा। और अट्रैक्शन की फीलिंग मतलब टू मच है, एक्सट्रीम लेवल पे होती है इनकी, हर किसी से इनकी शेयरिंग रहेगी। इसी बीच में ये मधुबन जाएंगी, अच्छा उस भाई ने शांतिवन में हमें देखा, ये डाइनिंग आपने हॉल जो में उसने। बात बोली है ये इस्लामी बात है। इस्लाम में जो है ना, लड़कियों से मैं बचपन में देखती थी, उनके घर जाती थी तो वो हमेशा कहती थी ये वाला भाई आया ना, ये देखिए ऐसे देख रहा है, इससे मैं इस वाले से करूंगी शादी, इससे करूंगी। ऐसी बातें तो मुझे उटपटांग लगती थी, क्योंकि मैं तो सोचती थी तो महापाप है जो है मामा के लड़के से सोच रही है शादी कर लूंगी। तो मतलब उनमें ज्यादा ये फीलिंग रहती थी कि हम लड़कियां हैं। अच्छा, मेरे पड़ोस में मैं जब हैलिफैक्स रहती थी तो मेरे पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, छोटी सी बच्ची 2.5 साल की, और बोलती थी तो थी, वो कहती थी ये लड़का है मैं लड़की हूँ। तो उसको इतना पता है कि ये लड़का है ये लड़की है, और उसको बड़ा ये फीलिंग थी कि लड़के जो हैं वो इस तरह की चीज पहनते हैं, लड़कियां ये पहनती हैं। उसको बड़ी कॉन्शियस थी वो कि मैं लड़की हूँ और ये है। तो ये मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत बड़ी क्लास तक इस बात को कॉन्शियस ही नहीं थी कि भाई मैं लड़की हूँ और मुझे ऐसे बिहेव करना है। उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस बहुत बचपन से थी। तो ये लोग ज्यादा कॉन्शियस, और लड़कों के प्रति, ऑपोजिट जेंडर के प्रति इनका ज्यादा ध्यान रहता है। ये इस्लामी चीज है। और मैम मेरा इस संस्था से एक प्रश्न है कि जब ये इतनी पवित्र संस्था है तो ये विचार कैसे आ सकता है इन लोगों के अंदर? ये तो कह देंगी कुछ नहीं आता हमारी, ये तो पलटी भी, ये तो खूब झूठ बोलती है। कौन सा इनका इनमें चीज नहीं है, मुझे बताइए कि कौन सा अवगुण इनके पास नहीं है। कुछ होंगी ब्रह्मचारी, लेकिन सारी नहीं है। मैम मैं मैरिड हूँ बट बहुत सारी इसका चीजें ब्यूटी जो की। फाउंडर है, जो आपका टॉप का पर्सन है, वही कैरेक्टरलेस है, अगर तो बाकी सारे फॉलोवर्स अच्छे हो ही नहीं सकते। जैसे गंदे कपड़े से आप एक पृथ्वी टेबल सीधी साफ, सी बात है, पृथ्वी सीधी सी बात है, जिस सोसाइटी में आप रहेंगी उस सोसाइटी के एडिकेट सीखेंगी। तो इनकी अपनी ब्रह्म कुमारी की अलग सोसाइटी है, अलग थिंकिंग है, अलग बिलीफ सिस्टम है। तो उसमें जो 100, 200, 500, 300 जितनी भी लड़कियां रहती हैं है तो ह्यूमन बींग। उन्होंने अपने हैबिट तो चेंज की है दिखावे के लिए, परमानेंटली चेंज नहीं हुई है। अंदर तो इमोशंस, वो फीलिंग्स हैं जो इंसान में होती है, तो उनमें भी वो जेंडर के प्रति फीलिंग्स तो है ही। तो किससे डिस्कस करेंगी? आप अपने दिल की बात तो अपने घर में किसी से कहेंगी, वैसे मैं अपने दिल की बात अपने घर वालों से तो डिस्कस करूंगा। तो उनके घर वाले तो वही है, 2-4 लोग, तो उनमें वो डिस्कस करती है, तो उनके लिए एक नॉर्मल बात हो गई। और ये बातें भी वो आपस में करती हैं और आगे तक भी पहुंचाती हैं। नहीं जैसे मैंने आपके दिल ये की तो बात ठीक निकलवा ली और वो रुचि ने मैंने बात ऊपर की वाले ना, को ये रिपोर्ट कर सही दी। है। ये ना एक फॉर्म भरवाते हैं मंडे मंडे की, इस जैसे क्रिश्चियन लोग कन्फेशन करते हैं ना, ये कन्फेशन वाला फॉर्म भरवाते हैं कि आपने इस हफ्ते कौन से पाप की सोची बातें, या कौन से पाप करे। और फिर दूसरों का भी एक कॉलम है कि फलाने को आपने पाप कौन सा करते देखा, तो वहां चुगलखोरी का भी एक कॉलम है जो आप लिखें दूसरों के बारे में। और फिर कहते हैं ये सारी चीजें लिखकर शिव बाबा को समर्पित कर दें, पर वो सारी चीजें वो रख लेते हैं, शिव बाबा को कोई समर्पित नहीं करते, खुद पढ़ लेती हैं और फिर होल्ड रखती हैं दूसरों की सीक्रेट्स पे, मतलब पावरफुल हो जाती हैं। वो बेचारी जिसने ये सब लिख दिया था, अब वो मजबूर हो जाती है क्योंकि उसका राइटिंग में आ गया है। और मैम एक चीज देखिए एक कि बात मैं और जो कहना चाहता था। हाँ बोलिए अरुण जी, अपनी बात खत्म करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था, जो हम लोग ये सोचते कि बहुत बड़ा संस्था है ब्रह्म कुमारी, गवर्नमेंट मिली हुई है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर यूट्यूब देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो अभी एक केस चल रहा है झिंगुर बाबा का, वो भी बहुत बड़ा था और इन्फ्लुएंस था। अभी तक रिकॉर्ड में 106 करोड़ रुपए उस अकाउंट में आए हुए हैं। तो उसने पूरी लोकल गवर्नमेंट को मैनेज कर रखा था, उसमें कोई एफआईआर नहीं होती थी। तो एक साल पहले एक लड़की ने
1 साल पहले एक लड़की ने प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर लिखा था इसके अगेंस्ट में। 1 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय इस पे काम कर रहा था गुप्त तरीके से, और जब उसने पूरे सबूत एविडेंस इकट्ठा कर लिए तो कार्रवाई की है। और अब जिसने उसका साथ दिया था, जिसने एफआईआर लॉन्च करने के लिए मना किया था, उन सबकी भी छानबीन हो रही है। तो याद रखिए, जब तक आप लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट क्यों एक्शन लेगी? गवर्नमेंट पागल है क्या? आप घर घर आके आपको खाना खिलाएगी? आपको अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी, अपनी व्यथा सुनानी पड़ेगी। उसके लिए गृह मंत्रालय है, उसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय है, चीजें आपको सरकार ने दे रखी है। आप लोग खुद कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, आप बेनामी कंप्लेन लिख के तो दीजिए। अपना नाम मत लिखिए, अपनी पहचान मत बताइए, कंप्लेन तो लिखिए, वहां तक बात तो पहुंचेगी। एक बेनाम आदमी ने कंप्लेन लिखी है क्योंकि ये, उसमें लिख दीजिए मुझे अपनी जान पे खतरा है इनसे, ऐसा बहुत लोगों का मर्डर करवा चुके हैं, ये लिख के डालिए, हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, उर्दू में डालिए। मंजीत जी ने तो करी है, लेकिन सबने नहीं करी है। तो सब एक कंप्लेन से वो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि इन पे नजर नहीं है गवर्नमेंट की। अभी जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उन्होंने 2 तरह के जिहाद बताए हैं। एक जो हमारे सामने से जिहाद कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम जिहाद, क्रिश्चियन जिहाद, और एक उन्होंने नाम दिया है कालनेमी जिहाद, जो हिंदू धर्म के बाबा, छोटे छोटे बाबा बन के हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये सब आवाज तो उठ रही है, उसमें अपनी भी आवाज मिलाइए, तो ही आपकी आवाज बुलंद होगी। करने की कोशिश कीजिए, जिसके पास इसका अनुभव है वो आके प्रीति जी के चैनल पे बात तो रखे। सोचता रहेगा मन में तो कुछ नहीं होगा। भूख लगी है तो होटल में जाके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा तो ही खाना मिलेगा। ये सोचे कि जेब में पैसा है, होटल वाला खाना खिला देगा, क्यों खिला देगा वो? ऑर्डर प्लेस कीजिए, खाना खाइए। तो वैसे ही आप अपना तकलीफ गवर्नमेंट को बताइए। एक जगह सुनवाई नहीं होगी, 2 जगह नहीं होगी, लेटर तो एक ही ड्राफ्ट करना है, खाली टूल तो हटाना है। टूल तो कंप्यूटर 2 मिनट में हट जाएगा। रजिस्ट्री का कितना खर्चा आता है? 42 रुपए 50 पैसे। मेल कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए, रजिस्ट्री की रसीद अपने पास रखिए, वो आके शो में दिखाइए मैंने यहाँ पे मेल किया है, मेल की कॉपी दीजिए, ताकि गवर्नमेंट कोई आदमी देख रहा होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय कोई आदमी देख रहा होगा, ये देखेगा ये तो सोशल मीडिया पे भी आ रही है रसीद, लोगों तक ये बात पहुंच रही है, तो हमें एक्शन लेना चाहिए। शिकायत का बीके के खिलाफ शिकायत का कोई वो है ईमेल आईडी कि कहाँ पर शिकायत करें, वो जरा दे दीजिए। हाँ है ना, मुझे व्हाट्सएप पहले अपना केस देखिए। अगर मैं बताता हूं, अपना केस देखिए, सबसे पहले फैसला किया आपका कंप्लेन किसका फेवर लेना है। अगर मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव अटका हुआ है और आप हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं भी सर्च मारिए, पीएमओ का ईमेल आईडी मिलेगा आपको। वो जो चीफ सेक्रेटरी है पीएमओ का, वो हैंडल करता है इस चीज को, आईएएस अधिकारी होता है सीनियर मोस्ट। अगर आपकी पत्नी फंसी है, हमारे आज के टॉपिक पे वैश्यावृत्ति, सार्वजनिक वैश्यावृत्ति, इस पर आपको कुछ कहना है अजय जी, अरुण जी, अजय जी? हाँ, अभी तक तो सार्वजनिक का तो नहीं सुना है, बट मैंने ये सुना है कि ये जो इंक्वायरी होती है उसके ऑफिसर को खुश करने के लिए। देखिए अरुण जी, मैं बताती हूँ, सार्वजनिक वैश्यावृत्ति मतलब ये एग्निस्का है जिसने की ये लिखा है, और मैंने इसकी तस्वीर भी दिखाई है। ये है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर है, ये माउंट आबू में रही थी, इसने अपने मन से नहीं लिखा है, जो इसने सुना और देखा वही लिखा है। और इसने, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी में ऐसे ही होता है, और ये इसने इस किताब में पूरे डिटेल में तस्वीरें भी दी हैं जो इसने खींची थी वहां पर, और विस्तृत अकाउंट दिया है। और ये कहती है कि जो है गुलजार जो है पब्लिकली राष्ट्रपतियों को, डिफरेंट देश के बहुत बड़े बड़े ऊंची हस्तियों को बुलाकर और बोलती है उसमें परमात्मा आ रहा है। तो सार्वजनिक रूप से कोई उसके अंदर आ रहा है, इसको एग्निस्का प्रोस्टिट्यूशन का नाम देती है। जी मैं एक चीज बोलूंगी इस पे। देखिए अब ये ना इस तरीके से सार्वजनिक हो जाते हैं ये बात, कि जैसे कि अच्छी अच्छी मतलब ब्यूटी की जो भी है चीजें वो आप यूज कर रही हैं, अच्छे से आपके बाल सेट हो रहे हैं और आपकी थोड़ी सी अदाएं भी हैं उसमें शामिल,
तो क्या है ना कि ये हम डायरेक्ट कह नहीं नहीं नहीं, रहे, सार्वजनिक का मतलब ये है कि ये सारे ऑडियंस के सामने प्रवेश करता है इसके अंदर कोई, मतलब बड़े बड़े देखिए, ये हाँ प्रीति जी, डेलीगेट्स को बुलाकर पब्लिकली ये प्रीति जी, प्रदर्शन करती है कि इसके अंदर कोई आया। जी हाँ, तो ये कानून की भाषा में सही कह रही है, प्रवेश करने को ही रेप माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी। हाँ, प्रवेश करना जो फिजिकली है प्रवेश करना, वो एक तरह का इंटरकोर्स है, और ये जो है ये हाँ, तो लीगल लैंग्वेज में है, तो प्रवेश जो है इसके अंदर कोई कर रहा है और वो सार्वजनिक रूप से बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके डिफरेंट नेशंस के और ये चीज करती है, तो इसको ही सार्वजनिक वेश्यावृत्ति का नाम दिया है। और मैम इसीलिए वहां पे हर एक लड़की को ना अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि वो माहौल है ना ऐसा। नहीं देखो, मेरी बात सारिका जी आप समझ नहीं पा रही हो, आप अट्रैक्शन पे अटकी हुई हो। यहाँ पर कोई किसी के अंदर प्रवेश करता है वही वेश्यावृत्ति है। दीदी सबसे सिंपल की बात, आप प्रीति इतने बात, स्टीम में आए हैं, इतने स्टीम में लोग आए हैं, लेडीज आए जिन्होंने बोला है कि हमने बगल में लेटे देखा है लेखराज को, वो उसको पैर उसके देखे, उसके शरीर देखा, वो हमको जगा रहा है, तो ये सब प्रवेश करना और वेश्यावृत्ति तो है ही है। क्यों क्यों भगवान क्यों ऐसा करेंगे, किसी को जगाएंगे किसी को जगाएंगे? भगवान तो अपनी किरणें का प्रकाश डालेंगे आंखों पे तो अपने आप वो जग जाएगी, तो वो क्यों उठाता है? तो ये वेश्यावृत्ति तो है ही है, शरीर में प्रवेश कर रहा है, बगल में लेट रहा है, इनके ख्यालों में आ रहा है, तभी तो लेडीजें बोलती हैं हम इतने अंदर तक चले गए हैं बाबा, कि इतने अंदर तक पहुंच गए हैं कि अब हमें निकलना मुश्किल है, हम बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो ये सब और जैसा वेश्यावृत्ति ये निशा तो जी अंदर ही बोल तो आ रही रहा है। ना कि कभी किसी के अंदर आ रहा है, कभी किसी के अंदर आ रहा है, तो ये एक तरह से वेश्यावृत्ति है कि तुम एक पर, अब जैसे मैरिड कपल होते हैं उनको लाइसेंस होता है सोसाइटी की तरफ से कि वो जो है इस तरह की अरेंजमेंट में रहते हैं, पर एक ही व्यक्ति जो है उनके साथ होता है। लेकिन वेश्यावृत्ति वो होती है जब आप जो है बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह से करते हैं। और ये जो इसका है, ये कभी गुलजार में आता था, कभी प्रकाशमणि में आ रहा है, कभी वो संतरी पे आ रहा है, कभी वो कहीं आ रहा है, कभी कहीं। और अभी निशा जी ने ये बताई बात कि सेंटर की जो दादियां हैं उनमें भी आता था। दीदी जी ये मैम, लोग सब जब मुझे भी लाइट में बताई बैठती थी हैं, एक बार आपने ना। ये जब और लाइट निशा में जी भी कह बैठती रही हैं, थी, इसका लाल लाइट मतलब में बैठती हैं, एक बात और बोल दूं कि प्रीति निशा जी भी बता रही थी कि अब आजकल ये चलन हो गया है सेंटर पे कि ये कोई भी बात समस्या होती तो क्या, एक दादी वहां बोलती है कि मैं जरा शिव बाबा से पूछ के आती हूँ, अंदर जाती है और झूठ मूठ में बोल देती है मेरे अंदर शिव बाबा ने आके ये बताया है, और आके बता देती है। प्रीति जी, ये दीदी नौसी आपने गर्ल ने सुना एक नहीं है? कमेंट किया है, वो उसको हाईलाइट कर दीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा वैश्यावृत्ति क्या होती है। नौटी गर्ल ने किया है, हाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स है ये, हाँ। और इससे जिसको जितना दिमाग लगाना है उस हिसाब से सो सकता है। अच्छा, और वो जो है इनके साथ इन सारी एक्टिविटीज में भी एंगेज करता है। ब्रिटानिका कहती है, मैं ब्रिटानिका की ही दिखा सकती हूँ, उसमें तो वो ये कह रहा है किसी सेक्सुअल एक्ट में अगर कोई एंगेज करे तो। लेकिन इसने एग्नेस्का ने यह बात कही है, ये देखिए ये लिखा है कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी है विद इंडिविजुअल्स अदर देन अ स्पाउस इन एक्सचेंज फॉर मनी। और ये नेवाडा की है डेफिनेशन। अब भारत की क्या डेफिनेशन है ये अलग देखना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं डेफिनेशन, पर इसके अकाउंट से मैंने यही समझा है कि प्रवेश करना को ही ये मान रही है वेश्यावृत्ति, और वो भी सार्वजनिक रूप से बहुत लोगों के सामने होती है, तो इस पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन की तरह हो गया। और मैम मैं एक बात बताऊं, जब वो ये बाबा आते हैं ना मतलब स्टेज पे, हेलो, हाँ तो जैसे कि इनके यहाँ होता है कि बाबा आए, तो दादियां वो ये बोलती हैं, हाँ बाबा पता है किस भी करते हैं एक दूसरे को, दादियां किस कर रही हैं, तो ये मतलब किस करने का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं बाबा किस दादी के तन में?
और एक दादी उन्हें खाना खिला रही है, किस कर रही है, मतलब सबके सामने। हाँ, और ये देखिए एक बात और जो हमने पावर पॉइंट में मिस करी वो ये है कि इसने ये बात लिखी कि ये बात देखिए कि इनको भी पता है ये बात गलत है। कहते हैं पवित्र कन्या के तन में आए परंतु कायदा नहीं है, क्योंकि कन्या के तन में आ जाए ये कायदा नहीं है। बाप सो फिर कुमारी पर कैसे सवारी करेंगे। और मैम तो पहले इनको ये बात पता थी कि भाई ये चीज गलत है कि बाप जो है वो कुमारी कन्या पे कैसे सवारी करेगा, पर बाद में जो है इन्होंने इन शब्दों को काट दिया। और मैम देखिए किस कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन एक बहन है वो एक्सप्लेन करेगी कि अब बाबा दादी को चुम्बन करेंगे, मतलब कितनी घटिया बात है कि वो किस कर रहा है और एक एक्सप्लेन कर रही है कि बाबा चुम्बन करेंगे, मतलब कितना गंदा शब्द लगता है। छी, दीदी मेरे को तो पता नहीं दीदी छी। मेरे को एक चीज का जवाब देना। अगर एक फादर है, अपनी बेटी से अगर वो बोले, अगर वो जवान हो गई है, 22-23 साल की है, महेश 22-23 साल, भट्ट, हाँ 22-23 साल की है, अगर वो बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितना खराब शब्द लगता है। एक बाप अपनी बेटी से कैसे बोल सकता है, और ये बोलते हैं बाप प्यार प्यार कर करना, रहे हैं। बेटी की तरह प्यार करना अलग बात है, और किस तो कोई भी नहीं करता जो है इस नहीं, तरह से। मैम आप हाँ तो वही देख दीदी, भारत में तो ऐसा एक नहीं है, और एक यहाँ जवान, विदेशों में भी प्रीति जी जो मैं की है और वो ऐसा है कि जो माथे पे मैं किस कर देते हैं बच्चों के, जैसे यहाँ पर विदेश में जो बता रही हूँ, भारत में तो है ही नहीं किस करने का चलन। नहीं और दीदी, वो भी दीदी किस मेरे करने का ऊपर नहीं, एक बाप सवाल नहीं बोल है। सकता बेटी से कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे। ये जैसे बोलते हैं ना कि बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा ये शब्द बोला जाता है, मुरली में बोला जाता है, स्पिरिचुअल इनको प्यार बोला होता है जाता ना है। भाई, देखो ईश्वर तो स्पिरिचुअल प्यार करते हैं, कोई सचमुच में तो ये दीदी सब वो, फिजिकल इंटीमेसी तो नहीं नहीं तो वो करने कैसे, लगते। तो ईश्वर कैसे ये बोल सकता है कि एक बाप अपनी लड़की को बोले, वो भी अगर वो 40-45 साल की हो, वो कैसे बोल सकता है ये। मैम वो आप सर्च कर सकती हैं, वहाँ बाकायदा चुम्बन आता है, किस नहीं कि बाप चुम्बन करता है, आप देख लेना किसी मुरली में कि तो वहाँ ये, हाँ चुम्बन वही चीज बोल बाकायदा रहा हूँ, आया वही है। सरता बहन, वही चीज बोल रहा हूँ, वही चीज बोल रहा हूँ, कैसे बोल सकता है, इनकी हर मुरली में आता है कि बाप अच्छा तुम्हें प्यार निशा जी करता है। कुल मिला के निशा जी एक बात मिला बताइए, के अभी बात ये है एक प्रीति नई जी, बात बताइए। निशा जी एक सेकंड, निशा जी सारिका जी ने एक नई बात बताई है कि यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि अब जो है शिव बाबा आपका चुम्बन करेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है निशा जी? मैम मुरलियों में ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो केवल साजन के लिए, पति के लिए, अपने प्यार के लिए यूज होते हैं, बहुत अरे सारे। निशा दीदी क्योंकि ये मैम सुनिए, सिर्फ एक तो बाप दादा बोलते तो हैं, मुरली हाँ। के ऊपर भी लिखा होता है बाप दादा की आज की मुरली, बाप दादा की अव्यक्त मुरली। पर आपको मैं एक रियलिटी बताने के लिए फिर से ज्वाइन किया मैंने कि क्योंकि मैं यहाँ बहुत गहराई से देख के आई हूँ सब, और वो मैंने अनुभव भी किया है ना। तो मैं सच्ची बता रही हूँ मैम, जितनी देर मैं यहाँ कल्ट में रही ना, मुझे कभी भी बाप की फीलिंग महसूस नहीं हुई, है ना। एक मैरिड लाइफ में होते हुए भी मुझे ये लेखराज से हमेशा पति वाली फीलिंग आती थी। और एक और मेरी ये सही जी, है। और मेरी एक और साथ में जाती थी, उसको भी मैं ही लेके जाने वाली थी वहीं पे, क्योंकि मुझे भी पागलपंती चढ़ी हुई थी ना। तो वो विडो थी लेडी, उसका एक बेटा था और वो विडो थी, और वो गरीब घर से थी, बहुत दुखी रहती थी फाइनेंशियली। तो मैंने उसको बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप चलो, आपको अच्छा लगेगा, मेडिटेशन किया करो, आपको अच्छा लगे, इस ऐसे चक्रों में मैं उसको ले गई थी। और उसने मेरे को मात्र 2-4 दिन के बाद उसने ना मेरे से बात शेयर की कि मैं यहाँ गई हूँ 2-4 दिन, और जो भी वहां बोला करने के लिए योग सब, ये मेडिटेशन, आंखें खोल के फोटो को देखते रहो देखते रहो देखते रहो लेखराज की। तो कहती मैंने आपसे ये बताना है कि जब मैं वहां से कल घर आई तो मुझे सपने में उसने मेरे साथ ये बात शेयर की थी, पर मैंने उस टाइम यकीन नहीं किया था। अब आपको सुन के मुझे वो सब बातें याद आ रही हैं पुरानी। और उसने मैम मेरे को बोला था
कि मुझे जो जो एक हस्बैंड वाइफ में फिजिकल होता है वो सब मैंने लेखराज के साथ मैंने वो फील किया, और मुझे ना बड़ी पाप जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो तो भगवान है, और मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? तो मैम ये साजन वर्ड आप देखना मुरली में बहुत आता है, मुझे और तो ये एक तो बात ही सच नहीं है, ये समझ में सच है जी, मैं मैम, आपको वैक्यावृत्ति वाला कि टॉपिक। कभी तो वो प्रजापिता हो जाता है, कभी वो प्रजापति हो जाता है। यही कितनी बड़ी जो है वो क्या बोलते हैं, मनसावाचक कर्मणा नहीं है कि कभी वो बट पिता मैम हो गया तो कभी कैसे हो गया? 99% वो साजन ही है, 99% वो साजन ही बन के रहता है मैम। प्रीति दीदी, नहीं, जो निशा जी, निशा बहन निशा जी, बोल रही है निशा वो जी, सही जिसके बोल रही है, वो सही बोल रही है। अरुण जी निशा बोलिए, जी, अरुण जी बोलिए, निशा बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 4 चीज पकवान रखे गए हैं, जो आपको पसंद होगा वही खाएंगे ना। वैसे ही वो आपको लेखराज में ऑप्शन देते हैं, जिसको अपने हस्बैंड से थोड़ी बुराई लगती है वो उसको हस्बैंड मानती है, और जिसके फादर नहीं है उसको लगता है काश मेरे फादर होते, तो वो औरत उसको अपना फादर मानती है। जिसके बच्चा नहीं है वो लेखराज को अपना बच्चा मान लेती है। वो डिपेंड करता है, उस आदमी के साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही चीज अगर मैं बार बार आप तो झूठ को मुझे आपके बीके के सामने कैंडिडेट लग रहे हैं। अभी ये वाली बात मुझे ऐसा लग रहा है आप बीके की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा उसकी वजह है जो ये नहीं नहीं, जिनको 10 प्रीति साल दीदी, अरुण जी गलत बोल रहे हैं, ये अरुण जी गलत बोल रहे हैं। ये चाहे जितने भी इनके पास इतने इनका अनुभव हो गया हो, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हर लेडीज बोलती है कि मैं इतने अंदर तक घुस गई हूँ, इतने अंदर तक मेरे घुस गए, मेरा निकलना मुश्किल है। ये हर लेडीज बोलती है। ये अरुण जी गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इनको चाहे जितना भी अनुभव हो। बात ये है ना, अरुण जी जो है ना वो भोले हैं। वो सोचते हैं कि भाई ऐसा तो आइडियल सिचुएशन है कि भाई जो जिसका नहीं नहीं बेटा नहीं होगा उसको बेटा समझेगा। दीदी, वही मैं कह रही हूँ इसीलिए आजा जी, वही मैं कह रही हूँ, अरुण जी जो है ये अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है वहाँ। दीदी, सबसे पहले मेरे को एक चीज का जवाब दो, आज मैं बोल रहा मैं हूँ, ये पवित्र क्यों मैं रखाती हैं? इसका अरुण जूता जी एक जाता मिनट, सबूत अरुण जी देता एक मिनट, अरुण जी एक मिनट। एक मिनट मैं बोलिए। पहले इनका कमेंट पढ़ लूं, सब लोग चुप हो जाओ। गीता जी कह रही हैं कि शांतिवन के समर्पित भाई लोगों ने बीके कॉलोनी में फ्लैट बना रखा है और समर्पित बहनें इन फ्लैटों में भाइयों के साथ अपना टाइम पास करती हैं। अच्छा, ये गीता जी वहीं पर रहती हैं, वहीं पर काम करती हैं, तो इनको अंदर की बातें सब पता है। दीदी, अगर ये वाइफ और हस्बैंड अगर अपना जो सेक्सुअल है वो बनाते रहेंगे तो इनको लेखराज शरीर में नहीं आता, नहीं बोलता है। तभी ये बोलती हैं पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, तब वो शरीर में तन में इनके आता है। ये इनका मेन जड़ है। इसीलिए ये बोलते हैं पवित्रता के नाम पे ही करते हैं पवित्रता। ये यही एक इनका मेन उपदेश है, पवित्र रहना, तभी वो लेखराज इनके तन में आएगा और इनको सारी चीजें वो चीज अनुभव होंगी और वो चीज का इनका ज्ञान हो बढ़ेगा। तभी ये सारी लेडीज ये बोलती है मैं इतने अंदर तक चली गई कि मेरा निकलना मुश्किल है, हम तुम्हें पतियों को छोड़ दूंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ पाऊंगी। तो एक बात मेरी आपसे क्वेश्चन है अजय जी, कि आप कहते हो कि भाई पवित्रता जरूरी है, तब लेखराज की आत्मा आती है इनमें। तो जब एक बार आई आत्मा तो आत्मा ने उसको अपवित्र कर दिया, अब दोबारा तो वो अपवित्र है तो अपवित्र में आएगी। आप पवित्र में नहीं आ सकती, आप पवित्र में नहीं आ सकती, ये आत्मा का ही वो है। की आत्मा जब एक पवित्र पहली बार आई तब तो वो पवित्र थी गुलजार, जब सेकंड टाइम आई तब तो गुलजार को आत्मा ने फर्स्ट टाइम आके ही अपवित्र कर दिया, अब तो वो अपवित्र में ही आई। दीदी, मेरे को एक चीज का आप जवाब दीजिएगा, एक हस्बैंड वाइफ है तो उसमें अगर बच्चा होता है तो हस्बैंड वाइफ का होता है। आप ये नहीं बोलेगा हम डीएनए से पता कर लेंगे, बिना डीएनए के कौन बता सकता है? फादर बोल सकता है कि ये मेरा लड़का है, उसको सिर्फ माँ ही बोल सकती है कि ये आपका बच्चा है। उसको सारी चीजें पता होती है कि ये बच्चा किसका है, आपका है कि किसी और का है, वो माँ ही बता सकती है। इस चीज को मानती हैं आप? हाँ, कई बार माँ भी नहीं बता सकती, अगर वो बहुत लोगों के नहीं नहीं संग नहीं रह नहीं रही है, नहीं नहीं दीदी, अगर वो नहीं, बहुत माँ लोगों के के सिवा साथ है कोई नहीं तब नहीं बता बता सकती। सकती। अगर माँ के संबंध डीएनए किसी बता और से सकता हैं है तो उसको वो भी बता देगी। अजय, वो वो तो डीएनए ही बता सकता है। अगर माँ उसकी बहुत सारे लोगों के संग रह रही है तो माँ को भी नहीं पता होगा। तो वही चीजें बोल रहा है, तो वही माँ बता सकती है और कोई नहीं बता सकता है।
और कोई नहीं बता सकता, बाप नहीं गारंटी कर सकता कि मेरे लड़का है, वो तो ये सिर्फ आप किस डीएनए से पता कर बोल रहे सकते हैं हो। आप, ये ब्रह्म कुमारी पे कैसे सूट हो रहा है? ब्रह्म कुमारी पे सूट हो रहा है कि ये जो पवित्रता का ढोंग सब पति पत्नी के बीच में पवित्रता छिड़वाई जाती है, तभी ये लोग उस बाबा का इनको अनुभव होता है। क्योंकि मैं दीदी देखो मेरे साथ 2003 में लिए, 2013 में हुए, बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए, सब चीज होता था। जब वो मधुबन गई है तो मधुबन से ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। हाँ, और तो आजकल वही वो कौन कह रही है कि आजकल सेंटर की जो दीदियां हैं उनमें भी आ रहा है। अब मतलब दीदी उसकी वो ये दशा हो गई है कि पहले तो वो बूढ़ी उसको ही आता था, अब ये नई नई दादियों पे भी आ रहा है, जो नई नई सेंटर की दीदियां उन पे आ रहा है। ये सब पे आएगा, ये सब पे आएगा, क्योंकि कलयुग है तो ये बोलते हैं कलयुग में विनाश होएगा, तो ये सब पे आएगा। अभी इन सबके वही विनाश इनके कारण बनेगा, वही विनाश इनका कारण बनेगा। जी, चलिए लास्ट राउंड रखते हैं। सार्वजनिक वेश्यावृत्ति जो है, इस पर आपको लास्ट में कुछ बोलना है अरुण जी? और मैं कह रहा हूँ ये सार्वजनिक तो नहीं करते हैं, साहिब हम कहेंगे कि सबके सामने कर रहे हैं, लेकिन ये काम ये लुका छिपी करते हैं कवर अप देके। जहां पोल खुलती है वहां ये डिनाई कर देते हैं, बाकी ये करते हैं। रहेजा बिल्डर का केस आप पढ़ लीजिएगा, रहेजा बिल्डर्स एंड ब्रह्म कुमारी, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी इस बारे में। रहेजा बिल्डर्स एंड ब्रह्म कुमारी पढ़ेंगे तो उसको जो उस बच्चे ने इल्जाम लगाए हैं वो सारा इसी में इंक्लूड होता है। और फिर दीदी सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में ये बोलूंगा, जितनी भी ब्रह्म कुमारियां निकलती हैं इनके मुंह से देखना, सुन लोगे 100 में से 85% बोलती हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम मुझे शादी लिंक भेज नहीं करें। दीजिए अरुण जी लिंक भेज दीजिए उसमें व्हाट्सएप पे। तो उसमें से 85% बोलती हैं हम शादी नहीं करेंगे, और बहुत 15% होती हैं जो शादी कर लेती हैं, कि जब हमें यही चीजें करना है तो हम फिर अपना जीवन अलग ही बिताएंगे ना। वो समझदार होती हैं, वो लेडीज बहुत समझदार होती हैं, हिम्मती होती हैं, और इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर डर बैठा हुआ है, डर बैठाला गया है। उस डर से ये वो चीज जो इनके साथ अंदर से हो रही है, उसका डर बहुत बड़ी चीज है इनके अंदर। जी, ललिता कुमारी जी कह रही है कल्ट में कोई भी भाई बहन नहीं होते हैं, सब सजनी और साजन है। खैर, वो सारिका जी जो बता रही थी कि अब ये बोलते हैं कि अब दादा जो है तुम्हारा चुम्बन लेंगे, तो ये चीज बहुत ही गिरी हुई है, ये तो बहुत ही मुझे बुरी लगी। कमलेश जी आपका स्वागत है। सार्वजनिक वेश्यावृत्ति के बारे में आपको कुछ बोलना है? हाँ, मुझे ये पूछना था कि ये जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, हाँ एक सेकंड, मेरी दूसरी स्ट्रीम। बात ये, हमें वैसे ये टॉपिक करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुन के तो बहुत लोग जो है वहां चले जाएंगे जीके में, है ना? ऐसा भी होता है। काफी काफी मेरे दोस्त हैं बीके में गए हैं, वो मुझे बताते हैं तो क्या चाहिए ये बता, पैसे खर्च कर तेरे को हम बीके में दिलवाते हैं जो भी तुझे चाहिए। तो काफी फ्रेंड है जो बीके में जाते रहते हैं, उनको ये सब पता है। चलिए फिर मैं स्ट्रीम एंड करती हूँ। एंड में कुछ और बोलना है किसी को? आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और आज का जो ये स्ट्रीम था वो सार्वजनिक वेश्यावृत्ति पे यही था कि पब्लिकली गुलजार जो है क्लेम करती है कि भाई मेरे अंदर जो है बहुत सारे वो आते हैं, लेखराज आते हैं, शिव बाबा आते हैं, और ये जो बोलती है कि मेरे अंदर कोई आ रहा है, यही चीज एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन है, यही वेश्यावृत्ति है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। प्लीज स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जय श्री राम।